नमस्कार। विज्ञान जगत के संग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। विज्ञान है हमारे जीवन का अभिन्न अंग, कण कण में है विज्ञान। चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो आयुर्विज्ञान हो, चाहे वो फोरेंसिक साइंस हो, सब जगह विज्ञान विराजमान है। और सतत विकास के लिए विज्ञान पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर सिस्टर पर्ल डिसूजा। आप एक शिक्षाविद हैं और आपका दूरदर्शन के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद सर। विज्ञान जो है हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर पर्ल कि आपके अनुसार आप कैसे विज्ञान को देखती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा सर। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नीरस रूह में यदि कोई जान भरता है तो वो विज्ञान है जी। विज्ञान आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जीवन के हर एक पहलू में विज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे जैसे हमने देखा है कि विज्ञान का विकास होता जा रहा है और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जी जी, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। विज्ञान जो है उसको विज्ञान दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। यस सर। और एक खास वजह है सीवी रमन जी का रमन इफेक्ट 1928 में जो है उसका इजाद हुआ था और उसी के सम्मान में ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल सीवी रमन जी के लिए नहीं, हमारे तमाम ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत मेहनत करी है उनके सम्मान में, हमारे जो प्रयास हैं जिस पर 4 चांद लगे हैं उसके सम्मान में, और वैज्ञानिक जो हमारी प्रवृत्ति है हम उसे बनाए रखें, उसके लिए हम जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को हर वर्ष। तो आपके संस्थान में भी जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनता होगा। बिल्कुल सर। तो आप हमें बताएं, क्योंकि आप इतने साल से आप एक साइंस की स्टूडेंट हैं, फूड और न्यूट्रिशन में आपका बहुत अच्छा काम है और आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं। हाँ जी सर। तो आप किस तरह से जो है इतने सालों से लेकर आज तक जो है नेशनल साइंस डे को आपने ऑर्गेनाइज किया है और कैसे इसको आप इस बार ऑर्गेनाइज करेंगे? हाँ बिल्कुल सर। हम बच्चों में एक प्रोत्साहन डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो विज्ञान के बारे में और सीखें, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में उनको और जानने के लिए, ताकि वो अपने हमारे जो वैज्ञानिक हमारे देश में जिन्होंने काम किया वो उन्हें भूल न जाएं। इसीलिए जैसे अलग अलग क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी कभी वो लोग इनैक्टमेंट करते हैं जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, उनके जीवन शैली को बताने के लिए, उनके आविष्कार को दर्शाने के लिए, ताकि केवल वही साइंस के बच्चे ना, दूसरे बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र से हैं वो भी हमारे वैज्ञानिकों को पहचान सकें। इस बार हमने एक नया रील मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे कार्य करता है, ताकि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि कैसे विज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाता है और कैसे हम उसको और अच्छा बना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने इस बार रील मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। अच्छा। जिसमें सारे जो साइंस के बच्चे हैं, विज्ञान के बच्चे हैं, वो उसमें भाग लेंगे और अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे। और केवल विज्ञान के बच्चे ही क्यों नहीं, आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब ये विज्ञान के बच्चे दूसरे बच्चों को ये दिखाएंगे, दर्शक तो सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे होंगे, जब वो उसको देखेंगे तो वो भी समझ में आएगा, वो भी प्रोत्साहित होंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे संविधान में भी जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाए रखने की बात कही गई है, बिल्कुल, खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो विज्ञान दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो विश्व भर में वैश्विक रूप से नेतृत्व देकर हिंदुस्तान का परचम फहराया है, जिसके अंदर बहुत जाने माने नाम हैं। चंद्रशेखर साहब हैं, जैसे हरगोविंद खुराना साहब हैं, डॉक्टर शेषागिरी हैं जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जिसका नेतृत्व उन्होंने दिया। ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ना केवल जेसी बोस जी हैं, जिन्होंने ना केवल अपने देश में
हाँ, आपको मैं बताऊं कि विज्ञान की सीमाएं हमारे देश तक सीमित नहीं, विश्व भर में फैली हैं। और कविंद्र रविंद्र जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने भी विज्ञान की महत्ता को अपने लेखों में और अपनी कविताओं के ज़रिए जो है प्रदर्शित किया। अच्छा, ये बताएं कि विज्ञान जो है महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। और विज्ञान हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहा है, हमारे इसकी गुणवत्ता बढ़ा रहा है। और विज्ञान के साथ जब प्रौद्योगिकी जुड़ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो साथ है ना, ये जो उनकी जो जुगलबंदी है, उससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप किस प्रकार से आपने चीज़ों को बदलते देखा है? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है सर। और जैसे कि ये ही एक सिक्के के दो सिरे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण साथ में जब होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी जुगलबंदी से ही हमारा जीवन आसान बनता है। और जैसे हमने देखा है कि कैसे डेवलपमेंट, विकास बढ़ता जा रहा है हर एक क्षेत्र में। अब एआई तक आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सर। तो वहाँ तक हम देखेंगे कि अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो साथ में लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन आसान होगा। आप चिकित्सा में देखिए, डिफेंस सर्विसेज में देखिए, कोई भी फील्ड हो, हाँ, जहाँ तक ये डेवलपमेंट या विकास नहीं होगा और तो हमारा जीवन आसान नहीं है। मगर साइंस और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर हमारे देश को और विश्व को कितना आगे ले गया, संभव को संभव कर दिया है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आपने बात करी विकास की, सतत विकास के लिए विज्ञान, बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। और इस साल का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है, क्योंकि हर वर्ष एक थीम दिया जाता है, सर, जिसके अंदर भारतीय युवा को वैश्विक रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए कैसे सशक्त करें, और विशेषकर विज्ञान और नवाचार, साइंस एंड इनोवेशन के मार्फत, और वो भी विकसित भारत की। बिल्कुल। और विकसित भारत एक ऐसा सुंदर, एक ऐसी परिकल्पना है जो हमारे देश को सन 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार करेगी। उसके लिए दशों दिशाओं में जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा पूरा देश जो है विकसित भारत को जो है पूर्ण करने के लिए तैयार बैठा है। तो विकसित भारत और हमारा युवा, और ख़ासकर हम लोग आगे बात करेंगे कि उसके जो 4 पिलर्स हैं, उनका क्या योगदान रहेगा। तो आप किस तरह से देखते हैं कि विकसित भारत के कार्यक्रम में हमारा युवा, जो कि बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही जो है सहनशील भी है, वो बहुत ही इनोवेटिव भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करता है, वो कोलैबोरेशन भी करता है ना, वो क्रिएटिव भी है, तो वो किस तरह से पहले अपने स्थानीय स्थान पर नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व और वैश्विक रूप से ग्लोबल लीडरशिप में अपना योगदान दे सकता है। आपने बहुत ही पते की बात उठाई है सर। और मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ, मुझे 25 साल हो गए शिक्षा क्षेत्र में, और मैंने देखा है कि आज का जो युवा है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अवसर हैं। उनकी शिक्षा में उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो आगे जा सकें। और आज जो युवा है उनके अंदर एक शक्ति है, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे क्रिएटिव करना चाहते हैं। और जैसे हमने देखा है आजकल बहुत सारे हैकेथॉन्स हो रहे हैं, हाँ। और जिसके अंदर बच्चे अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, हाँ। और मैं ये मानती हूँ हमारे भारतीय युवा है उनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, वो एक नई चीज़ बनाना चाहते हैं। तो यदि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, और मेरा मानना है कि स्कूल मतलब बिल्कुल एक स्कूल शिक्षा से ही उन्हें ये क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करने का उन्हें सुदृढ़ किया जाए ताकि वो आगे नई आइडियाज़, अपने पसंदीदा विषय को चुन सके और वो उसमें आगे बढ़ सके। जैसे एक छात्र आई थी, वो स्कूल से आते हुए उसने रोबोटिक्स सीखा। अच्छा। आज वो फर्स्ट ईयर की छात्रा है और ऑलरेडी वो रोबोट्स बनाने में वो शुरुआत कर चुकी है।
क्या बात है। तो वैसे ही अगर छोटे बच्चों को स्कूलों में ही कैसे नई चीज़ें डेवलप करने का एक प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो आज बहुत आविष्कार कर सकते हैं और वो हमारे नए विकसित भारत के नए वैज्ञानिक बन सकते हैं। क्या बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आज क्योंकि वो मोबाइल्स में और इन चीज़ों में समय व्यस्त करते हैं और वो भटक रहे हैं, मगर यदि उनको सही मार्गदर्शन मिले तो उनमें बहुत ऊर्जा है, उनके अंदर उनके अंदर बहुत ही ऊर्जा है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो अगर वो उनको सही दिशा और मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक हमारे देश से, जैसे हम कह रहे हैं, विश्व गुरु बनने के लिए वो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई। हाँ सर। और इसके साथ ही हम लोग विकसित भारत की जब बात करते हैं, क्योंकि योजना आयोग का जो नया नाम है नीति आयोग, हाँ जी, तो नीति आयोग ने ये परिकल्पना करी कि सन 2047 में हम लोग 30 ट्रिलियन US डॉलर्स की इकोनॉमी होंगे और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 18,000 US डॉलर्स पर एनम होगा, है ना। इस प्रकार के उन्होंने अपना विजन स्टेटमेंट दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है विकसित भारत के अंदर उन्होंने 4 पिलर्स की स्थापना करी। 4 जो उसके मेन पिलर्स हैं, जिसमें पहला है युवा, दूसरा है हमारा गरीब व्यक्ति, तीसरी है हमारी माताएं बहनें, महिलाएं, और चौथा है हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 4 पिलर हैं, बिल्कुल सर, ना, ये किस प्रकार से वैश्विक रूप से नेतृत्व देने में और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। सर बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक सपना है विकसित भारत का, और इसमें हर भारतवासी इसी में अपना योगदान देगा तो क्यों हम नहीं बन सकते एक विकसित भारत। और इसमें जैसे अभी हमने देखा है इतने सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं हम उनको नई मेथड सिखा सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं, ताकि वे वही हमारे अन्नदाता हैं, यदि वो अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे अच्छी फसल ला सकें तो उससे बहुत कुछ हमारे लिए हो सकता है। मैं बीच में एक बात आपको जोड़ूं, आपने कृषि की बात कही है कि कृषि जो है बहुत ज़्यादा आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित हो गया है। बिल्कुल सर। उदाहरण है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड जो बन रहे हैं वो सारे सूचना प्रौद्योगिकी संचार से बन रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का जो की परिकल्पना है 21 से 25 के बीच में, उसके अंदर जो एग्री स्टैक का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको बताऊं मैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ड्रोन दीदी, मतलब गांव-गांव में और जगहों पर उन्होंने जो लेडीज़ है, महिलाओं को ड्रोन दिया है ताकि वो उसको हायर करा के उससे 4 पैसे की आय करें। रोबोटिक्स है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, और इस प्रकार से एग्री स्टैक जो है अभी तक जो है काफ़ी उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है। राजस्थान में भी जो है फार्मर्स की रजिस्ट्री शुरू हो गई है, डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू हो गया है। तो कृषि जो है बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर, प्रौद्योगिकी के तौर पर बहुत आगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सर जी। तो बात अब करें हम महिलाओं की, है ना, और महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो हवाई जहाज़ चलाने से लेकर इंजन चलाने से लेकर कोई भी काम हो, उसमें महिलाएं कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो है आप किस रूप से इसको देखती हैं कि जो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो किस प्रकार से विज्ञान को आत्मसात कर रही हैं, प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर रही हैं और उसे जीवन में ढालकर नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। बिल्कुल सर, आपने जो कहा है महिला में दुगनी शक्ति है, मेरा मानना है, क्योंकि एक माता और एक बहन होकर वो मल्टीटास्किंग कर सकती है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता है। और जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर आती है, महिला का जीवन बहुत ही सशक्त बन सकता है। जैसे आपने कहा हर क्षेत्र में महिला आगे है, तो जब उन्हें ये अवसर मिलता है कि वो आगे जाके कुछ करे, तो ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करे।
आजकल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमिता तो महिला उद्यमिता जी, हाँ, महिला उद्यमिता जो बढ़ रहा है, हाँ। और वहाँ से हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, और सरकार का भी बहुत सपोर्ट है। अभी बजट में भी उन्हें बहुत सारे लोन्स के अवसर मिले जा रहे हैं। जी, तो जी, जी। इसके अंदर एक औरत में आत्मविश्वास होगा और वो कुछ कर पाएंगे जब वो नई टेक्निक्स है वो उसमें जाके आविष्कार करें और कुछ नए चीज़ हैं। और आई एम श्योर जो आने वाली जो सत्र है उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान होगा हमारे देश के विकास के अंदर। बहुत आपने अच्छी बात बोली। आपने बजट की बात की। हमारे जो AI के विकास के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इस बार बजट में 5,000 करोड़ रुपए, और जिससे जो है 6 कंपनियों के मार्फत फाउंडेशनल मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। और हम लोग जो चाइना और अमेरिका का जो वर्चस्व है AI के अंदर, वो जो है कम होगा, और हम आम जन को, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए जो है AI की सेवाएं मुहैया करा पाएंगे, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे कोई भी हो। तो आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। और जोड़ना चाहती हैं कुछ आप? हाँ, मेरा मानना यही है कि हम उनको विकास करने का एक अवसर प्रदान करेंगे, और उनको इन तकनीकियों से जब जोड़ेंगे तो मेरा मानना है कि हमें जो आम महिलाएं हैं, गाँव में महिलाएं हैं, और जो छोटे कस्बों में हैं, उन्हें भी सशक्त करने के लिए नए नए प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारी जो महिला बहनें हैं वो बहुत सशक्त हो और उनके अंदर जो शक्ति है वो उसको यूटिलाइज कर सकें और हमारे देश को बहुत कुछ प्रदान कर सकें। आपने बहुत अच्छी बात बताई। महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि कोई भी हम काम करें, हम उसका जो निर्धारण है कि वो कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये इस बात से होता है कि वो टेल एंड तक पहुंचा कि नहीं। तो जो हमारे गांव में बहुत टैलेंट है, हमारे कस्बों में बहुत टैलेंट है, तो उनको भी हमें आगे लाना होगा। इसके साथ साथ जो हमारे गरीब लोग हैं, उनका सोशल इंक्लूजन, उनको हर जगह पर एक साथ लेके आना, उनको आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। सरकार की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारी नई स्कीम्स चालू हो रही हैं, नए स्कॉलरशिप्स चालू हो रही हैं। तो इस तरह से जो हमारे 4 पिलर्स हैं, युवा, उन्हें सशक्त बना सकें, महिला, और हमारे फार्मर्स हुए, और चौथा आपको मैंने कौन सा पिलर बताया? गरीब, जो हमारे भाई बहन हैं। इन चारों को जो है हमको मजबूत करना है, ताकि हमारा जो सपना है, हम लोग 2047 में विकसित देश नहीं, उसके भी बियॉन्ड जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बचपन के दिन मुझे याद आ रहे हैं। हम लोग जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे तो एग्ज़ाम का टाइम होता था। हाँ, और ख़ासकर विज्ञान के छात्र के रूप में हमको प्रैक्टिकल्स के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। और अगर आप रसायन शास्त्र की बात करें तो एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स की बात होती थी। आप अगर फिजिक्स की बात करें तो उसके एक्सपेरिमेंट्स होते थे, टेस्ट्स होते थे। तो आपकी कैसी यादें हैं बचपन की, विज्ञान की, अपने स्कूल टाइम की, अपने कॉलेज टाइम की? मुझे वो दिन याद हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। थियोरी से ज़्यादा मुझे एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हम प्रायोगिक कार्य करते हैं वो हमारे जीवनचर्या से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो थियोरेटिकल जब हम पढ़ते हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो बच्चे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और हम केमिस्ट्री लैब में, रसायन लैब में जाके वो केमिकल के जो कलर्स डेवलप होते थे, एक रिएक्शन होता था, और ये रिएक्शन क्यों हो रहा है और हम इसको बाहर क्यों कैसे ले जा सकते थे। वो सल्फर की स्मेल होती थी, जैसे वो वायर होता था प्लैटिनम का। बिल्कुल जी। जैसे कि आग, बिना माचिस जलाए आग। मुझे एक एक्सपेरिमेंट याद है, जैसे कि हमने किया कि बिना माचिस जलाए भी आग का उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे करके बच्चों के अंदर एक उत्सुकता जागती है, इंक्विजिटिवनेस, और उसको आगे ले जाए। आज भी मैं देखती हूँ बच्चों के अंदर एक नई जिज्ञासा है, वो कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो है देखा जाता है जैसे डिसेक्शन बंद हो गया है। हाँ। मगर आजकल डिजिटल ज़ूलॉजी में हाँ, तो ज़ूलॉजी में हम लोग डिजिटल डिसेक्शन करते हैं।
तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे डिजिटल डिसेक्शन है, तो बच्चा बहुत ही गहराई से उसको सीख सकता है। परहैप्स पहले जो डिसेक्शन करते थे उसमें इतना नहीं था, बट जब डिजिटल डिसेक्शन करते हैं तो उसमें बिल्कुल बारीकियां माइक्रो लेवल पर जा सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे अब चिकित्सा क्षेत्र में दूरबीन के द्वारा ये सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, तो एआई का हेल्प से ये हेल्प मिलती है। तो वैसे ही बच्चों के अंदर आजकल जो लैब्स में है, ये सारी करने से बच्चों के अंदर बहुत ही नई डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, और उनमें एक उत्सुकता जागती है कि हमें भी ऐसा ही करना है। मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है विकसित भारत में, जिसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे लैब सशक्त हुए हैं। बिल्कुल, चाहे वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हों या स्कूल कॉलेजेस के लैब, सरकारी स्कूल के लैब्स भी बहुत अच्छे हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे विशेष रूप से जानना चाहूँगा कि विज्ञान जो है बहुत ही पेशेंस का विषय है। हमें बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें बारीकियों से चीज़ों को नोट करना पड़ता है, और इसी के सापेक्ष में हमारा युवा फटाफट चलता है, उसको हर चीज़ खटपट चाहिए। बिल्कुल, है ना? और उसके अंदर कई बार देखने में आया है कि जो है जल्दबाजी करेगा या चीज़ों को उसका रुझान जो है इस प्रकार की चीज़ों में, उसको मालूम है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि वो विज्ञान की तरफ उतना समय नहीं दे पाता जितना विज्ञान उससे मांगता है। बिल्कुल सर। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, घर में, स्कूल में, और कुछ समाज के भी लोग हैं, वो किस प्रकार से हमारे आज के युवा को, हमारे आज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, उनका ज्ञानवर्धन करें, उन्हें दिशा दें कि ये विज्ञान है, ये प्रौद्योगिकी है और इसको ऐसे सीखो। आप उनका कैसा योगदान मानते हैं, खासकर शिक्षकों का? सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम देखते हैं आजकल के युवा है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो रील को जैसे स्क्रॉल करते हैं, बहुत ही जल्दी वो हर चीज़ से ऊब जाते हैं। बट मेरा मानना है शिक्षक का एक इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चों को के अंदर जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको सही मार्गदर्शन देना। हम बच्चों को नई चीज़ें सिखा सकते हैं और उनसे कहें कि वो उनमें डिस्कवरी करे, कुछ नई चीज़ ढूंढे, क्योंकि आजकल के बच्चे तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उस प्रौद्योगिकीकरण में बहुत ही अव्वल है, बहुत ही इंटेलिजेंट, अपडेटेड है। तो हमें उनको एक चैलेंज देना है, हमें उनको एक चैलेंज देना है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, और उनको एक चांस देना है। जैसे हैकेथॉन्स होते हैं, तो हैकेथॉन्स में बच्चे नई आइडियाज़ लेके आते हैं। और वो जो आइडियाज़ हम परहैप्स हमारी जनरेशन ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकती, वो ये नई युवा पीढ़ी सोच सकती है। Child is the father of man. बिल्कुल, yes. और वो नई डिस्कवरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी चैलेंज करते हैं, और जो नई गैजेट्स हैं उनके पास अवेलेबल है, उनको नॉलेज है, उनको यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी हम टीचर्स को भी एक नई तरीके से हमें तैयार करना है, उनको अप्रोच लाना है, ताकि हम उन्हें एक नया चैलेंज दे सके, उनको एक रुझान दे सके, ताकि वो हमारे आज के जो बच्चे हैं वो कल के साइंटिस्ट। क्या बात बोली आपने। और चलते चलते आप जो है हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विज्ञान दिवस पर, विज्ञान पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा शुरुआत में कि सस्टेनेबिलिटी हमें विज्ञान से जोड़ना है, क्योंकि ये आज की सतत विकास ये आजकल की बड़ी नीड है। बहुत ही ज़रूरत है कि हम सतत विकास को हम प्रायोरिटी दें, और उससे हम अपने जीवन में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और आम आदमी, हम सब मिलके हमारे देश को एक विकसित भारत के रूप में आगे ले सकें। क्योंकि जब तक हम सबका एक सहयोग नहीं होगा, कोलैबोरेशन नहीं होगा, हमारा देश कहाँ पे पहुँचेगा। तो इसीलिए, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सतत विकास को, हमारे जीवन को भी एक सतत रूप से
एक सस्टेनेबल को हमारे घर घर में हमें लेके आना है, इस सोच के साथ इस सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती क्या हूँ। बात है। हर एक देश का एक नागरिक ये सोचे कि हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए क्या करें, और खासकर विज्ञान विज्ञान के रूप प्रौद्योगिकी में। तो बिल्कुल। आपने जो है आज आप हमारे स्टूडियोज में, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूंगी जी। कि ये हम सबका एक नेतृत्व दायित्व है, है, दायित्व जी, है जी। कि हम सब अपने देश को आगे बिल्कुल। विकसित भारत बनाने के लिए और अपना हम अपना अपना आहुति दें हाँ, इस सहयोग दें। महायज्ञ के अंदर। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर सिस्टर पर्ल डिसूजा, और आपका बहुत बहुत आभार दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए। और विज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, हमारे जीवन का अभिन्न अंग, और हम केवल विकसित भारत नहीं, उससे भी आगे जाएंगे, उससे भी आगे और हम ऐसा कुछ करके बताएंगे विज्ञान में कि लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। छोटी सी नदियाँ बहती है, बहकर सागर हो जाती है, घाट घाट ये रहते हैं, वो सागर हो जाती है। बिल्कुल। तो एक छोटी सी नदियाँ विज्ञान की, छोटी सी नदियाँ प्रौद्योगिकी की हमें बहुत आगे लेकर जाएगी। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रसन्न रहें, आप खुशहाल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।